नमस्कार मित्रों, आज हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार कुछ रेशों के माध्यम से फैब्रिक या क्लोथ का निर्माण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मुख्य रूप से हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो फूड रिसोर्सेज के बारे में हमने कुछ पिछले चैप्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि कपड़ा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है तथा कपड़ों का निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार के फाइबर्स के माध्यम से कपड़ों का निर्माण होता है। तो जनरली हम जानते हैं कि कपड़ा जो है वो हमारी सुरक्षा करता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से। तो डिफरेंट जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए कपड़े का होना बहुत ज़रूरी है। तथा हम कपड़े जो हैं वो अलग अलग ओकेज़न के अकॉर्डिंग, कभी कैजुअल, कभी किसी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम कपड़ों का पहनावा करते हैं। तथा कपड़े जो हैं वो अलग अलग वैरायटीज़ में भी पाए जाते हैं। हम कभी सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं, कभी हम कह सकते हैं कि कभी स्वेटर का उपयोग कर रहे हैं, कभी रेशमी वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं, कभी और सिल्क का उपयोग कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह की किस्मों के कपड़े जो हैं वो आजकल उपलब्ध हैं। तो इन कपड़ों का किस प्रकार का इनका कपड़ा है और इन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है, उस प्रकार से हम इसे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका वर्गीकरण करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। तो फैब्रिक मीन्स जो क्लोथ मटीरियल, जो पूर्ण क्लोथ है जिसका हम उपयोग करते हैं पहनावे के लिए, वो कहलाता है फैब्रिक। फैब्रिक तथा फैब्रिक का निर्माण बहुत छोटी छोटी तंतुमय संरचनाओं के द्वारा होता है। वो तंतुमय संरचनाएं जो होती हैं वो कहलाते हैं रेशे या फाइबर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इस ऊन की बात करते हैं अगर, तो ऊन का जो निर्माण है, इस ऊन के माध्यम से स्वेटर का निर्माण होता है, स्वेटर को बुना जाता है। और ये जो ऊन है यह भी बहुत छोटे छोटे धागे सदृश संरचनाओं के माध्यम से बनी है। ये सिर्फ अकेली एक तंतुमय संरचना नहीं है, इसका निर्माण भी बहुत छोटी छोटी धागे के समान संरचनाओं के माध्यम से हुआ है। जैसा कि अगर हम इसको खोलेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये बहुत तंतुमय रचनाएं हमें इसमें दिखाई देंगी। तो ये जो छोटी रचनाएं हैं इन्हें कहा जाता है रेशे। और इन रेशों के माध्यम से सबसे पहले इस ऊन का निर्माण हुआ है और ऊन से फिर स्वेटर का निर्माण होता है। तो एक प्रकार से पूरी प्रोसेसिंग के द्वारा कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं। हमने अभी बात करी कि हम गर्मियों में मुख्य रूप से कॉटन पहनते हैं, तो कॉटन का कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। सर्दियों में हम जो स्वेटर पहनते हैं या वुलन कपड़े जो पहनते हैं, तो उसका मेन सोर्स क्या है, कहाँ से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फाइबर्स या रेशों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो रेशों को उनके स्रोत के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर हम इसका वर्गीकरण देखें तो रेशों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा प्राकृतिक रेशे। पहला प्रकार के रेशे का नाम होगा प्राकृतिक रेशे। ऐसे रेशे जो कि पादपों तथा जंतुओं के द्वारा, जो कि प्राकृतिक स्रोत हैं उनसे प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे बोला जाता है। दूसरा होगा संश्लेषित रेशे। ऐसे रेशे जो कि कुछ केमिकल्स की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। और तीसरी कैटेगरी होगी मिक्स्ड या मिश्रित रेशे। ऐसे रेशे जो कि ऊपर निर्मित प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों को दोनों को मिक्स करके, दोनों का मिश्रण का उपयोग कर मिश्रित रेशों का निर्माण किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के रेशे हैं। पहला है प्राकृतिक रेशे, दूसरा है संश्लेषित रेशे तथा मिश्रित रेशे। अब सबसे पहले हम प्राकृतिक रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम प्राकृतिक रेशों के बारे में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक रेशे ऐसे रेशे जिनका हम मुख्य रूप से पादपों के द्वारा या जंतु के द्वारा जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, उन रेशों को बोलते हैं प्राकृतिक रेशे। तो इसका जो मेन सोर्स होगा वो या तो होंगे पादप, या प्राकृतिक रेशों का मेन सोर्स होगा जंतु। पादपों के द्वारा अगर हम प्राकृतिक रेशे प्राप्त करते हैं तो मेनली इसके एग्जांपल्स हम कह सकते हैं कि सूती वस्त्र जो होते हैं, कॉटन, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कपास,
इसके अलावा कॉइल या सन हेम्प का और हम कह सकते हैं नारियल की जटाओं का उपयोग किया जाता है कई बार कपड़े बनाने में। कुछ प्रकार की कपड़ों में नारियल की जटाओं का उपयोग किया जाता है, नारियल की जटा। इसके अलावा कई बार पटसन का उपयोग किया जाता है और जूट का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी डिफरेंट काइंड के प्लांट मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है क्लोथ्स को बनाने में, किसी फैब्रिक को बनाने में। तो ये तो हो गए कि पादपों से क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। कपास से हम कपड़ा प्राप्त कर सकते हैं, कॉइल से हम प्राप्त कर सकते हैं, हेम्प से और फ्लैक्स से। तो ये सभी हमने नाम लिखे हैं पादपों से प्राप्त प्राकृतिक रेशे। अगर हम बात करें जंतुओं से प्राप्त प्राकृतिक रेशों की, तो जंतुओं के द्वारा हम मुख्य रूप से ऊन की प्राप्ति हो सकती है तथा रेशम या सिल्क की प्राप्ति हो सकती है। तो ऊन जो है वो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि भेड़ के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा ऊँट के बालों के द्वारा भी आजकल ऊन बनाई जा रही है। खरगोश के माध्यम से भी, खरगोश के जो बाल हैं उनका भी उपयोग ऊन बनाने में किया जा रहा है। अब दूसरी बात हो गई सिल्क। सिल्क को जो है वो रेशम का जो कीट होता है उसके माध्यम से सिल्क का निर्माण किया जाता है, रेशम का निर्माण किया जाता है। और आजकल एक बड़े पैमाने पर सिल्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या किया जाता है कि सिल्क का जो कीट होता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, उसको बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जितना भी है उसको एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया में रखा जाता है। और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसमें प्यूपा फॉर्मेशन, कॉकून का निर्माण होना और लास्ट में सिल्क बनने तक की जो प्रक्रिया है उसको किया जाता है। और उस प्रोसेस का पूरा कल्चर का जो प्रोसेस है, रेशम के बनाने का जो प्रोसेस है, वो कहलाता है सेरीकल्चर। तो ये प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हो गए कि किस प्रकार हम पादपों के द्वारा प्राकृतिक रेशे प्राप्त कर सकते हैं तथा जंतुओं के द्वारा प्राकृतिक रेशों को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो वो कहलाता है संश्लेषित रेशे। अगर दूसरे रेशों की बात करें तो वो कहलाएगा संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे रेशे जिनको रासायनिक माध्यमों के द्वारा बनाया जाता है तथा जिनका निर्माण फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में होता है, ऐसे रेशे कहलाते हैं संश्लेषित रेशे। और संश्लेषित रेशों के माध्यम से जिस क्लॉथ का निर्माण होता है वो कहलाता है संश्लेषित कपड़ा। संश्लेषित रेशों के उदाहरण अगर हम देखें तो इसके उदाहरण हो जाएंगे टेरिलीन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर। तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे संश्लेषित रेशों के। अब हम तीसरा हो जाएगा मिक्स्ड रेशे, मिक्स्ड या मिश्रित रेशे। मिश्रित रेशे जो होते हैं वो संश्लेषित रेशे तथा प्राकृतिक रेशों के दोनों को यदि ऐड किया जाए, उन दोनों का एक मिश्रित रूप है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों को मिश्रण के माध्यम से मिश्रित रेशों का निर्माण होता है। मिश्रित रेशों के जो एग्जाम्पल है जैसे कि टेरी वूल। टेरी वूल में क्या होता है, टेरी वूल इसमें ऊन का उपयोग होता है और टेरिलिन का उपयोग होता है। तो टेरिलिन जो है वो एक संश्लेषित रेशा है तथा वूल जो है वो एक प्राकृतिक रेशा है। इसी के अलावा टेरी सिल्क का उपयोग किया जा रहा है, टेरिकॉट का उपयोग किया जा रहा है। टेरिकॉट, कॉटन और टेरिलिन, टेरी सिल्क, टेरिलिन तथा सिल्क। तो इन प्रकार इसमें क्या किया जाता है, प्राकृतिक रेशे प्लस संश्लेषित रेशे, इन दोनों के द्वारा जो नया रेशा मिलता है वो कहलाता है मिश्रित रेशे। अब हमने इन तीनों रेशों के बारे में हमने अगर अभी पढ़ा तो संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे जो हैं उनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक रेशों के एडवांटेज क्या होंगे। हमने अभी तक एग्जांपल्स पढ़े थे। अब प्राकृतिक रेशों के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो प्राकृतिक रेशे जो हैं उसका मुख्य लाभ तो ये होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं और जल के साथ पसीने को भी अवशोषित करते हैं। तो ये जल व पसीने को
अवशोषित करते हैं। दूसरा हो सकता है कि इनमें जैव न्यूनीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। जैव न्यूनीकरण से अभिप्राय ये है कि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित किए जा सकते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट को ये किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं करते हैं। एनवायरनमेंट पर इनका कोई भी बैड इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जैव न्यूनीकरण की प्रक्रिया इनमें पाई जाती है। तीसरा, अगर इसका उपयोगिता देखें तो एयर को इजीली पास हो सकती है। इस प्रकार के जो रेशे हैं उनके माध्यम से हम वायु को इजीली पास कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो इसके प्राकृतिक रेशों के उपयोग हो गए। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें कि इससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, तो हानियाँ ये हो सकती हैं कि थोड़ा भी अगर हम इन प्राकृतिक रेशों को वॉश करेंगे तो ये बहुत जल्दी सिकुड़ जाते हैं। इसके अलावा ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी अगर इन्हें हमने वॉश किया है तो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होंगे, जल्दी सूख नहीं पाएंगे। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तीसरा कि प्राकृतिक रेशों पर कुछ कीट पतंगों के लगने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा रहती है। जो मोल्स होते हैं, मॉथ होते हैं, जो ये कीट होते हैं, वो प्राकृतिक रेशों को जल्दी ख़राब कर सकते हैं। तो डैमेज का प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा रहता है। इनका रखरखाव अधिक करना पड़ता है। अगर कोई सिल्क है तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये प्राकृतिक रेशों को जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं। अगर अब हम बात करें संश्लेषित रेशों के एडवांटेज की, तो संश्लेषित रेशों का एडवांटेज ये है कि सबसे पहला तो इनका हम कह सकते हैं कि रखरखाव बहुत आसान रहता है। हम इसको इजीली इसका रखरखाव कर सकते हैं। कीट पतंगों का जो से डैमेज होने की जो संभावना होता है इसमें मिनिमम होती है, जितनी कि प्राकृतिक रेशों में अधिक होती है, इनमें इतनी अधिक नहीं रहती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो अधिक पानी एब्जॉर्ब नहीं करने के कारण ये अगर हमने इनको वॉश किया है तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ये एक इसकी वो कह सकते हैं कि उपयोगिता है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग में लिए जा सकते हैं, इजीली मेंटेनेबल हैं। अगर अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, हानियों की बात करें, तो हानियाँ ये होती हैं कि आग लगने की संभावना संश्लेषित रेशों में अधिक होती है। दूसरा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये इनमें जैव न्यूनीकरण की क्षमता नहीं होती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये अपघटित नहीं होते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के रेशों से एयर को इजीली पास नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये संश्लेषित रेशों के डिसएडवांटेजेस को बताती हैं। और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि कॉटन का निर्माण किस प्रकार होता है। धन्यवाद।